श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपको परिचय करवाते हैं देश की महान हस्तियों से, बिहार की महान हस्तियों से, जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों से देश का और इस समाज का दिल जीता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न केवल पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा किया है, बल्कि समाज सेवा में भी अव्वल दर्जे का इन्होंने काम किया है। और जो भी समाज के निचले स्तर पे रहने वाले लोग हैं, उनके उत्थान के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया है। एक और बड़ी बात यह है कि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में भी बसते हैं। मन की बात जो उनका कार्यक्रम होता है, उनमें भी आपके कार्यों की सराहना उन्होंने की है। तो आइए श्रोताओं, आपको मिलवाते हैं पद्मश्री भीम सिंह भवेश से। भवेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले, जैसा कि हमने श्रोताओं को बताया कि आप न केवल पत्रकार और साहित्यकार हैं, आप समाज सेवी भी हैं और बड़े स्तर पर आपने अपने कार्यों से जो समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाया है, उनका उत्थान किया है। और ख़ास करके जो मुसहर जाति होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव के किसी एक कोने में उन्हें रहने के लिए दिया जाता है, एक कोने में, किसी कोने में रहते हैं वो, और उसी तरीके से समाज के भी कोने में हैं, समाज के दिल के भी कोने में वो बसे रहते हैं। और उन कोनों में रहने वाले लोगों को आपने बीच में लाया है, उन्हें शिक्षित किया है, उनमें अलग जगाया है। कृपया आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यह अवसर प्रदान करने के लिए। देखिए, मैं बेसिकली पत्रकार हूँ। 1992 से मैं पत्रकारिता में हूँ। 2003 के आसपास मैं आरा शहर के जवाहर टोला मुसहर टोली में खबर लिखने के उद्देश्य से गया था। वहाँ लोगों से बातचीत किया और मुसहर जाति के लोग वहाँ करीब 60-70 घर रहते हैं। मैं धीरे धीरे उनसे जुड़ता गया। उनकी परेशानियों से अवगत होने के बाद मुझे लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर हम उस समय के तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे संजय कुमार, उनसे इसकी चर्चा किया। उन्होंने कंबल बंटवाया और उन्होंने कहा कि आप पर मुसहर जाति के इन लोगों का बड़ा भरोसा है, आप आगे बढ़िए। और मुझे थोड़ी सबलता मिली, अच्छा लगा और मैं धीरे धीरे आरा शहर के 9 मुसहर टोलों में मैं अपना कार्य विस्तार करता गया। फिर उसी के बाद उनका पेंशन बनवाना, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखना, ये मैं करता गया। और इसके बाद भोजपुर सहित बक्सर, रोहतास एवं अरवल जिला में भी जहाँ जहाँ मुझे लगा कि कम साधन में उनके बेहतर जीवन के लिए मैंने प्रयास किया। और आज इस मुकाम पर हैं कि मेरे छोटे प्रयास के बदौलत ही, मैं इसे छोटा प्रयास मानता हूँ, भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। मैं इसके लिए भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी भवेश सर, जैसा कि कोई भी महान हस्ती जब होती है, जो अच्छे कार्य करते हैं, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में भी हम सब जानने को उत्सुक रहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, आप किस प्रकार से अपनी सोच को आपने इस तरीके से ढाला और अच्छे कर्मों की वजह से आप यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। तो कृपया अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि मैं भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के जमीरा पंचायत के लक्ष्मणपुर गांव का निवासी हूं। मैं 7 भाई हूं। मेरे पिताजी द्वितीय विश्व युद्ध में फौज की ओर से विभिन्न देशों में लड़ाई लड़े थे और उसके बाद कलकत्ता में वे नौकरी करते थे ब्रेथवेट कंपनी में। मुझे 76-77 में पिताजी के पास जाकर 2-4 महीने रहने का अवसर मिला, दुनिया देखने का अवसर मिला। फिर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मैं धीरे धीरे AA, LLB, PhD किया और 1992 में पत्रकारिता में आया। मेरी पृष्ठभूमि मध्यम वर्ग के किसान की रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, और मैं अपने 7 भाइयों में मांझिल हूँ। जी, तो आपने बताया कि 1992 में आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। तो पत्रकार तो यूं बहुत सारे हुए हैं, मगर जो पत्रकारिता की जो जन भावना से जुड़ाव होता है, वो भावना आप में दिखी। आपने जो वंचित समुदाय हैं उनके उत्थान के लिए कार्य किया और उस कार्य को करने में बहुत सारी बाधाएं भी आई होंगी, उससे आपने निपटा भी होगा। आपको मनोबल भी किसी से मिला होगा और मन तोड़ा भी गया होगा किसी के द्वारा आपका। तो किस तरीके से आप पार पाए और इस फील्ड में आए किस प्रकार से? इतने जबकि चुनौतियां हैं इस फील्ड में, समाज सेवा के इस क्षेत्र में, आप मतलब जो काम करना चाहते होंगे वो बड़ी मुश्किल से होता होगा।
जी बिल्कुल। इस प्रेरणादायी सफर पर आप निकले कैसे? देखिए, जब मैं 2003 के आसपास, जैसा कि बताया, जवाहर टोला मुसर टोली में गया था, तो सबसे पहले तो वहाँ के लोग, जाड़े का दिन था, वो लोग कंबल मांगने लगे और हमने देखा कि वो 8 बाई 8 के कमरे में सड़ांध स्थिति में रहते हैं। पेयजल की समस्या है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं और वृद्ध, विकलांग और विधवाओं को पेंशन तक नहीं है। तो धीरे धीरे हम सबसे पहले जिला प्रशासन के सहयोग से आरा शहर के 121 लोगों का हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनवाया और वे लोग, अब पेंशन बनाने के बाद इसकी चर्चा हो गई। वे लोगों का वही मीडिया है, एक दूसरे से जान करके कि भीम बाबू बनवा रहे हैं, हमारे घर तक पहुंच जा रहे थे। वो लोग कहते कि भीम बाबू हमारा पेंशनवा ना बनल है। उस समय पोस्ट ऑफिस से आता था, पेंशन बुक होता था या नहीं मिलता है, वो लोग अपनी परेशानी करते और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे जुड़ाव। तो मुझे लगा कि पत्रकारिता के साथ साथ अगर इनका भी कल्याण के लिए कुछ किया जाए तो अपना भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। मैं इस ओर बढ़ता गया और धीरे धीरे वहाँ के एसडीओ से, जिलाधिकारी से मिलकर के हम पेंशन बनवाने की प्रक्रिया में बढ़ते रहे। उसी समय की घटना मुझे याद है, विवेक कुमार सिंह श्रमायुक्त थे, ये 2003-4 की बात रही होगी। तो मैं एक बार पटना आया और इनसे कहा कि मुसहर जाति के लोग बड़े गरीब हैं, इनकी पेंशन की कोई व्यवस्था अलग से करवाइए। इन्होंने एक अधिसूचना जारी करवाया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मुसहर जाति के योग्य लोगों को विशेष प्राथमिकता दिया जाए ताकि वे 100% इससे आच्छादित हों। और धीरे धीरे समाज से भी मुझे सहयोग मिलता गया। तो आपने कहा कि परेशानियां आई हुई, परेशानी तो आती थी। लोग कहते थे, कुछ लोग अगल बगल के जो लोग थे वो कहते थे कि का गैठा में घी सुखावतनी, मुसहरवा सुधरे वाला बाणे सा। लेकिन मुझे बड़ा आत्मीय लगाव हो गया उन लोगों से और वे लोग बड़ा मेरी इज्जत करते थे। वे लोग, हम जाते थे तो आप बता दें कि मेरे मोटरसाइकिल जो रहती थी उसको कोई महिला थी रहती थी, झाड़ देती थी। गांव में जाते थे, टोले में जाते थे तो 1-2 लोग वहां खड़े रहते थे और बहुत इज्जत करते थे। मेरा मनोबल बढ़ता गया धीरे धीरे और कुछ पदाधिकारी भी भोजपुर जिले में ऐसे आए जो मेरे इस कार्य को बहुत तरजीह दिए और वो पूछते रहते थे कि क्या कोई जरूरत है तो बताइए। इसी दरमियान मैंने एक एनजीओ भी बनाया, नई आशा के नाम से, और उसी के तहत मैं कार्य करता चला गया। हालांकि कभी सरकारी फंड नहीं मिला, लेकिन आम लोगों का सहयोग मिला, विभिन्न संगठनों का सहयोग मिला। किसी से मैं मुसहर जाति के बच्चों के लिए पोशाक का कह देता, किसी से जूता के लिए, किसी के बोर्ड के लिए, चप्पल के लिए, और इसी तरह से बाल्टी, मग, उनके बीच वितरण के लिए भी मुझे सामग्री मिलती गई। आज स्थिति है कि मुसहर जाति के बच्चों के लिए जन सहयोग से एक उदवंत नगर प्रखंड के चौराई मुसहर टोला में एक छात्रावास भी बनवा रहा हूँ जी। तो जन सहयोग काफी मिला, प्रोत्साहन काफी मिला और 2-4 लोग निगेटिव समाज में होते हैं जी। इसके लिए चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इन लोगों की परवाह भी कभी नहीं रही कि कौन क्या कहता है। कुछ लोग कहते थे कि राजपूत होकर के मुसहर लोग के बीच रहते हैं, तो मैंने कभी इसकी परवाह नहीं किया। जी बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। अगर जो आप या हम ही सब उनकी नकारात्मक आलोचनाओं को विशेषकर हम सब उस पर ध्यान देने लगेंगे तो जो सद्कार्य कर रहे हैं उससे मन विचलित हो जाएगा और वो भी काम नहीं कर पाएंगे। आप मुसहरों के मसीहा कहे जाते हैं भोजपुर जिले में, और आपने बच्चों की शिक्षा के लिए, जो मुसहर जाति के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए भी बहुत कार्य किया है। उस कार्य को आपने किस तरीके से आगे बढ़ाया और आप उन लोगों के बीच में रहे, वंचित समुदाय के बीच में, गंदगी में वो रहते थे, आप भी वहाँ पर रहे, क्या अनुभव रहा आपको और क्या क्या उनके लिए और किया जा सकता है? देखिए, उनके बीच रहे, पहले तो बच्चों को नाम लिखवाने में अजीब स्थिति है। आज के जो लोग हैं उन सुन करके आश्चर्य करके कि आज भी वहाँ जाते हैं, आज भी मैं बोल रहा हूँ तो लोग कहते हैं कि पूछते हैं हम जब कि बच्चे को क्यों नहीं स्कूल भेज रहे हैं, तो वे अपनी भाषा में बोलते हैं कि हैं टोलवा के कोनो जा है जी हम भेजी, यानी कि टोले के अन्य बच्चे नहीं जाते हैं इसलिए मैं अपने बच्चे को नहीं भेज रहा हूँ। इस माहौल से निकाल करके उनको प्रोत्साहित करके मैं धीरे धीरे बच्चों का बगल के सरकारी स्कूल में नाम लिखवाता था और किसी न किसी संवेदनशील व्यक्ति से कर करके, संगठन से करके उन बच्चों को पोशाक दिलवा देता था। और उसके बाद उनको करीब करीब हम 8,000 बच्चों को, मुसहर जाति के इन बच्चों का
सरकारी विद्यालयों में नामांकन करा चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ड्रॉप आउट की संख्या इनकी बहुत ज्यादा है। आज भी मुझे बताने में गुरेज नहीं है कि मुसहर जाति के जो बच्चे हैं उनमें लगभग 70 से 80% 6 से 14 आयु वर्ग के लड़के ड्रॉप आउट के शिकार हैं। कोई माहौल नहीं है और मुसहर जाति के लोग इतने गरीब हैं कि इनमें भूत के प्रति, अपनी गरीबी के प्रति कोई पश्चाताप नहीं है और न भविष्य के प्रति कोई योजना है। ये भी नहीं है कि उनके पास कोई योजना है। तो इनमें आप अलग किस प्रकार से जगाए, समाज के ये जो लोग हैं, अभिभावक हैं बच्चों के, उनको किस प्रकार से आपने प्रेरित किया कि भाई अपने बच्चों को आप आगे बढ़ाइए, आप भी समृद्ध होंगे? देखिए, शुरू में तो ये लोग चाहते कि हैं वोट खातिर आयल हुई हैं, लेकिन जब इन लोगों को गांव में मैं लगातार गया, किसी गांव में नाली बनवा दिया, किसी गांव में चापाकल बनवा दिया, किसी को पेंशन बनवा दिया, तो मल्टीप्लायर किया। वे अपने हित नाता चारों तरफ बताने लगे कि हाँ एगो भीम सिंह जी बाणन, भीम सिंह बाबू बाणन उहे बनवैलन। हाँ, भोजपुर जिले में 212 मुसहर टोले हैं। तो धीरे धीरे मल्टीप्लायर जो किया, तो हम अब जहां जिस मुसहर टोली में जाते हैं तो वहां की कोई लड़की है, जैसे लड़की फुआ लगती है या बहू है या दामाद है या मामा भगना के यहाँ गया है, तो देख करके कोई 2-4 लड़के अब हमको हर गांव में पहचान जाते हैं और वो लगते हैं तुलना करने के, हाँ रे ये भीम बाबू हवन, ये फलना जगह चौतरवा बनवाए हैं, यही न पेंशनवा बनवाए हैं हमरे फुआ का। तो लोग बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत कान के कंचे होते हैं। उनको एक बार कह देगा कोई कि गलत आदमी है तो जल्दी विश्वास नहीं। यानी काम में भी कहा जाता है कि एक बार मुसहर जाति का लोग ने कह देते ही तो है ना कहते ही, एक बार कह देगा कि हम ये काम नहीं करेंगे तो दोबारा वो नहीं करेंगे। और उनके बीच धीरे धीरे गया। आज तो स्थिति है कि मेरा नाम लिखवाया लड़का आरा शहर के छोटकी मुसहर टोली है नाइट में एमए पास कर गया है, लेकिन आज भी बता दूं कि बड़ी जिल्लत का जीवन जी रहे हैं मुसहर जाति के लोग। इनके 70% परिवार मुसहर जाति के आज भी जमीन पर सोते हैं। 98% परिवार जो ऐसे हैं मुसहर जाति के जिनके यहाँ रसोई गैस नहीं है, ईंधन से खाना बनवाते हैं। शौचालय एकदम बिल्कुल 98% परिवारों के पास शौचालय नहीं है। बिल्कुल जलालत की जीवन जी रहे हैं। आज इनके लिए तो मुसहर जाति आयोग की जरूरत है। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं, इससे हमें अनुमान ऐसा लग रहा है कि जो भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान अथवा वय वंदन योजना या जो प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इन सभी की पहुंच अभी तक मुसहर जाति के लोग हैं उन तक नहीं पहुंची है। किस प्रकार से इसको आप लेकर आगे बढ़ेंगे भविष्य में और किस तरीके से इस क्षेत्र पर भी आप काम करेंगे? देखिए, आपने कहा कि योजनाओं का कार्यान्वयन। जी, एक बात हम बता दें कि किसी भी योजना को कार्यशील कराने के लिए, उससे आच्छादित करने के लिए 3 बातें बड़ी जरूरी है। जी, एक तो योजना की जानकारी, आपने योजना की जानकारी दे दी जी, लेकिन लाभार्थी जो हैं उनको समझदारी हुई कि नहीं उसके कि क्या योजना है, इसकी पात्रता क्या है, क्या क्या चाहिए इसमें। तो पहले हो गई जानकारी, तब हो गई अगले की समझदारी, देन भागीदारी। यानी पहले जानकारी दीजिए तो समझदारी टटोलिए कि उसको समझदारी हुई कि नहीं, और तब भागीदारी होगी। ये सोचेंगे कि हम टेंट सामियाना लगा करके एक बार कुछ कर दिए, इससे संभव नहीं है। और आज की तारीख में जो मुसहर जाति के लोग ब्लॉक में जाने से कतराते हैं, एक बड़ी आबादी बच्चे से लेकर बूढ़ों तक आधार कार्ड उनका नहीं है, बैंक खाता नहीं है, तो वे कैसे उससे आच्छादित होंगे। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। मुसहर जाति पर एक विशेष अध्ययन की जरूरत है कि आखिर वे लोग आज भी समाज के हाशिए पर क्यों खड़े हैं। जी, मेरी 4 पुस्तकें हैं। जी, जी, सानिध्य का संस्मरण, नेम प्लेट, हाशिए पर हसरत और कलकत्ता से कोलकाता। कभी हाशिए पर हसरत पढ़िए, उसमें मुसहर जाति की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का विस्तृत वर्णन है। मतलब उनके टोले को आज भी मैंने अछूत की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे आप जाएंगे तो आज भी उनके यहाँ पेयजल की गंभीर समस्या है, नाली गली की गंभीर समस्या है। वे लोग बिल्कुल हाशिए पर पड़े हुए हैं। और पहले शायद आपको ये जानकारी होगी कि मुसहर जाति को कई कारणों से गांव के दक्षिण और पश्चिम जी बिल्कुल दिशा में बसाया जाता है। लगभग बिहार के गांवों में देखते हैं। इसके 2 कारण हैं। पूर्वा, पछुआ, उत्तरही हवा ज्यादा चलती है।
दक्षिणी हवा कम चलती है, तो उनके मोहल्ले की गंदगी युक्त हवा गांव में नहीं आए, इसीलिए उन्हें दक्षिण तरफ बसाया जाता था। दूसरी बात, गांव से अलग बसाया जाता था। पहले प्लेग की बीमारी होती थी जी, और ये मुसहर जाति, मुसहर जो शब्द है, ये मुसहर शब्द जो है वो मुसहर यानी मूस का हरण करने वाला, मूस खाने वाला, चूहा। तो ये लोग मुसहर, हाँ चूहा, जिसको चूहा कहते हैं, राइट। तो ये लोग चूहा के नजदीक ज्यादा रहते थे और प्लेग की बीमारी सबसे पहले बताते हैं लोग कि चूहा में आया। उसके बाद चूहा के लोग संसर्ग में रहते थे, तो चूहा को बीमारी जब होता था तो मुसहर लोग को बीमारी हो जाता था, ये लोग मरने लगते थे, तो गांव सतर्क हो जाता था। इसके लिए भी इनको बसाया जाता था, मुसहर लोगों को। और आज भी मुसहर जाति के लोग मौसमी मजदूरी करते हैं, निवाला वृत्ति करते हैं, खेतों में जो कटनी के बाद फसल गिर जाते हैं उसी को चुनते हैं। इन मुसहर जाति के लेबर जो हैं, श्रमिक हैं, इनको आज भी मुसहर जाति के, चूंकि ज्यादातर अभी जातीय जनगणना देखेंगे तो बहुत खराब स्थिति में है मुसहर जाति के लोग। इनके श्रम कार्ड नहीं बना है, इनको लेबर कार्ड जो बनता है, इनमें अभी हमको लगता है 60 से 70% मनरेगा कार्ड की बात कर नहीं, मनरेगा कार्ड दूसरा है जी, जॉब कार्ड दूसरा है। वो मनरेगा में कार्य करने के लिए मिलता है, वो उसकी कितनी पहुंच है जी नहीं, उस मनरेगा का जॉब कार्ड दूसरा है जी। उसमें तो अभी बहुत कम पैसे मिलते हैं लेबर का। लेबर कार्ड बिहार सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी, श्रमिकों के हित में बहुत बढ़िया योजना है। सन्निमार्ग कार्ड में लगे हुए लेबर जो हैं उनके लिए ये कार्ड बनता है, 50 रुपया शुल्क है उसका, लेकिन उसमें बीमा भी है। लेबर की अगर डिलीवरी होती है उसकी पत्नी के या स्वयं होता है तो उसमें पैसा मिलता है, बेटी की शादी में मिलती है, बच्चे मैट्रिक पास करते हैं बढ़िया से उसमें मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जीवन बीमा का लाभ भी मिलता है। बड़ा उपयोगी है ये लेबर कार्ड बिहार सरकार का जी। तो आपके माध्यम से इस योजना की भी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली होगी। और एक प्रश्न हमारे मन में ये भी उभर रहा है कि सामान्यतः इनका निवास स्थल गांव के कोने में होता है, जैसा कि आपने बताया दक्षिण पश्चिम कोने में। तो क्या जो मुख्यमंत्री हर घर नल का जल अभियान जो चलाया गया, या फिर हर एक गली को पक्की गली के रूप में परिवर्तन कराया गया, तो ये सब भी क्या उन तक नहीं पहुंचा है? देखिए, अभी बिहार में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसका रिपोर्ट देखिएगा तो मैक्सिमम महादलित टोलों में नल जल, नाली गली की व्यवस्था पुख्ता नहीं है, काम चलाऊ है। आज भी कई ऐसे टोले हैं, मुसहर टोला, जहां 2-2 चापाकल पर पूरा मुसहर टोला डिपेंड है। और यही कारण है कि आप सुनते होंगे कि मुसहर जाति का लोग महकता है, चूंकि स्नानागार नहीं है वहां, महिलाओं के समक्ष गंभीर समस्या है, पुरुषों को नहाने का वक्त नहीं है, दिन भर तो वहां लोग बर्तन मांजती रहती है महिलाएं, और नल जल अधिकांश टोलों में खराब पड़े हुए हैं। योजना बहुत अच्छी है लेकिन खराब पड़े हुए हैं। अब इसके लिए विशेष योजना सरकार चलाई रही है, और अभी वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं बिहार के, बहुत संवेदनशीलता के साथ इस योजना का कार्यान्वयन करा रहे हैं, महिला संवाद भी करा रहे हैं। इससे बड़ा लाभ होगा। और देखिएगा कि आने वाले 2-4 माह में मैक्सिमम महादलित टोले नल जल और नाली गली से आच्छादित हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन अगर यह क्रम इसी रफ्तार से चलता रहे, बढ़ता रहे, तब। आपने जैसा कि बताया कि अभी तक इन योजनाओं की पहुंच अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है मुसहर टोला तक, या जो ग्रामीण बस्ती में मुसहर लोग रहते हैं। तो क्या जनप्रतिनिधि, जो ग्रामीण स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, सरपंच, इन तक भी उनकी बात नहीं पहुंच रही है, या पहुंच रही है तो वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? और नहीं ले रहे हैं तो एक आप पत्रकार भी हैं चूँकि, तो पत्रकार होने के नाते आप भी क्या उसमें देखते हैं क्या किया जा सकता है? समाज से भी तो आप हैं ही। बिल्कुल, इनकी उपेक्षा करते हैं जनप्रतिनिधि लोग, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर सरकार प्रयत्नशील रहा और समाज के लोग अगर थोड़े और मेहनत करे तो ये भी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी कई दशक लग जाएंगे, चूंकि ये एक विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में पीस रहे हैं, गरीबी के दुष्चक्र में जी रहे हैं मुसहर जाति के लोग। इनके लिए विशेष योजना कार्यान्वित कराना होगा। आज अधिकांश मुसहर टोलों में आज भी ये जो बिहार में बहुत जीविका समूह सफल हुए हैं, आज भी जीविका समूह से जो चाहिए आच्छादन
वह नहीं हो पाया है मूसर टोलों को। इनको रोजगार के अवसर देने होंगे, इनमें कुशलता जागृत करनी होगी, इनको प्राथमिकता देनी होगी विद्यालय में, और विद्यालय जाने वाले बच्चे को तत्काल वस्त्र आदि की व्यवस्था कराना होगा। छात्रवृत्ति नियमित रूप से मिलता रहे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक बहुत बढ़िया योजना है बिहार सरकार की, परवरिश योजना जी। इसमें जिन बच्चों का गार्जियन नहीं है, अभिभावक नहीं है, जिन बच्चों के यानी माता पिता दोनों नहीं है, उनको परवरिश योजना के तहत पालकों को 1,000 रुपए मिलते हैं। इन योजना तौर पर पालन करने वाले को, जो बच्चे को जैसे दादी पालती है, नानी पालती है, फुआ पालती है, जिसको जो पालता है, उनको 1,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं इन बच्चों के लिए। लेकिन मुसहर जाति के अधिकांश ऐसे अनाथ बच्चे उससे आच्छादित नहीं है। मैंने विशेष प्रयास करके पिछले 2 वर्षों में 87 अनाथ बच्चों के लिए परवरिश का लाभ दिलवाया है। मैं समझता हूं कि 3200 से अधिक विधवा और दिव्यांगों को पेंशन मैंने दिलवाया है। इनके बीच स्वास्थ्य की भी बहुत गंभीर समस्या है। अब तक करीब जिला प्रशासन के सहयोग से, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगभग 120 स्वास्थ्य शिविर लगवा चुका हूं, जिसमें 17 से 18 हजार लोग अपना स्वास्थ्य जांच करा करके लाभ लिए हैं। इनमें टीबी और कालाजार के कुष्ठ रोगी ज्यादा हैं। इनके लिए विशेष मुहिम की जरूरत है मूसर टोलों में। जी, एक प्रश्न मेरे मन में उभर रहा है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है अथवा शहरी अर्थव्यवस्था भी, जो कि बिहार और भारत दोनों विकासशील है, तो उसका आधार ये मजदूर वर्ग होते हैं, श्रमजीवी लोग होते हैं, और उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं मुसहर टोला के जो लोग हैं, वो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इनका कौशल प्रशिक्षण हो नहीं पाता है। तो आजकल बड़े पैमाने पर यह भी आरोप लगता है, खासकर जो भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत खाद्यान्न इन्हें मुफ्त में दिया जाता है, तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो खाद्यान्न मुफ्त में दिया जाता है इसके कारण से वो काम पर जाना पसंद नहीं करते हैं, और इस कारण से लोगों को दिहाड़ी मजदूर नहीं मिल पाते हैं, और ना ही उनका कौशल प्रशिक्षण हो पाता है या उन्नयन भी नहीं हो पाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो खाद्यान्न मिलता है मुफ्त में उसके लिए नहीं, क्योंकि इनकी साक्षरता दर अभी भी 5% है। देखिए, ये समाज में देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, ये विजन इनके पास नहीं है, देखा देखी नहीं है, और ये होम सिकनेस में रहते हैं, क्योंकि ये जाते नहीं है बाहर, और स्कूल पूर्व शिक्षा जो आंगनबाड़ी भी है इनके टोले में बढ़िया से नहीं चलता है, इसलिए स्कूल ये नहीं जाते हैं, समाज के अन्य वर्गों के बीच नहीं जाते हैं, इसलिए ये संकुचित स्थिति में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये भरे पूरे हैं। इनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल की जरूरत है, और ये लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं और काम करना चाहते हैं। जरूरत है कि इनको शिक्षित किया जाए, इनके बीच कौशल का विस्तार किया जाए, ताकि ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके देश के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएं। जी, आपने इनके जीवन की विभिन्न पहलुओं को किताबों में भी रखा है, और हाशिए पर हसरत जो आपने किताब लिखी है, विशेषकर इन्हीं वर्गों के लोगों के बीच में रहकर आपने जो अनुभव प्राप्त किया है उस पर लिखा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को उनके बारे में, और क्या क्या करने के लिए, ताकि वो प्रेरित भी हो सकें, आप ही की तरह और भी बहुत सारे लोग निकलें, बहुत सारे इस देश में भवेश जी निकलें? इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, हम चाहते हैं कि सभी लोग एक फार्मूला अपनाएं, ईच वन टीच वन। हर आदमी एक गरीब को अगर पढ़ा दे, साक्षर बना दे, तो मैं समझता हूँ कि इससे उसका जीवन भी सफल हो जाएगा और यह समाज और देश भी मजबूत हो जाएगा। थोड़ा पहल करने की जरूरत है, और समाज में ऐसे नहीं है, समाज में करने वाले हैं, योग्य पात्र की तलाश करते हैं। मेरा समाज के सभी वर्गों से यह आग्रह होगा कि वे समाज के हाशिए पर खड़ी मुसहर जाति के लोगों को भी अपने समाज का अंग मान करके उनके बीच जाएं, उनकी आवश्यकता को समझें, और जितना ही बन पड़ता है उनको प्रोत्साहित करें, पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएं। तब यह समाज देखिएगा कि सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ेगा और देश का भी कल्याण होगा। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ मेहनत का कार्य करता है और उसमें जी जान लगाकर उसमें न्यौछावर कर देता है, और उसे किसी बड़े व्यक्ति से प्रशंसा मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी पिछले वर्ष की ही बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनका मन की बात कार्यक्रम जो आकाशवाणी पर चलता है, उसमें आपके कार्यों की भी उन्होंने प्रशंसा की। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के 110वें एपिसोड में मेरे छोटे कार्यों की बड़ी सराहना किया था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यह भान नहीं था कभी कि हमारे एक छोटे पहल का प्रधानमंत्री जी इतनी खूबसूरती से चर्चा करेंगे। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा चर्चा होना और देश का नागरिकता सम्मान पद्मश्री मिलना एक मेरे लिए भी गौरव की बात है और मैं इसके लिए समाज को भी और भारत सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी भवेश जी, आपका नाम का जो अंत है भव ईश, ईश भव, है ना, मतलब ईश की तरह बनो, भगवान की तरह बनो, इस तरीके का कार्य करो, आपके नाम का ये मतलब भी निकलता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? आप पत्रकार भी हैं, तो पत्रकारों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे पत्रकार हैं भारत देश में, मगर जिस तरीके का कार्य पत्रकारिता का होता है आजकल हो नहीं पा रहा है। और साहित्यकार भी आप हैं, तो साहित्य में भी उस तरीके का जो निचले वर्ग से जुड़े हुए उनकी संवेदनाओं को उभार कर रखना समाज के सामने, वो नहीं हो पा रहा है। तो आप विशेषकर पत्रकार समुदाय, साहित्यकार समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पत्रकार समुदाय और साहित्यकार समुदाय से ये आग्रह करूंगा कि वे लोग समाज की जो जरूरियात चीजें हैं, संवेदनात्मक चीजें हैं, उस पर भी अपनी नजर ले जाएं। बाकी रिपोर्ट तो होते रहते हैं, ये दिनचर्या की है। अगर आपके लिखने से कोई समाज 2 कदम बढ़ जाएगा, उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा, तो यह लेख, यह साहित्य बड़ा उपयोगी होगा और भविष्य में भी इसे धरोहर के रूप में संजो करके रखा जाएगा। जी, चूंकि यह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है और जो आदमी इस दुनिया में आया है उसको अपने अर्जित आय से कुछ हिस्सा भी गरीबों के बीच बांटना चाहिए। मैं सबसे अपील करूंगा कि गरीबों के बीच भी कुछ दान कीजिए, उनकी मदद कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। जी, पद्मश्री भीम सिंह भवेश जी, आप हमारे स्टूडियो आए आकाशवाणी के, आपने महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे लिए और जो प्रेरित कार्य आपने किया है उसको हमारे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।